हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आज इस वीडियो में हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जब से ये डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना है तब से वो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ दोस्ती दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, और उसके बाद जो एक्शंस उनके हैं वो उस दोस्ती से मैच नहीं करते। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे यूएस ने हम पे टैरिफ लगाए, फिर और टैरिफ लगाए, और अब वो सैंक्शंस की बात कर रहे हैं जो कि उन्होंने ईरान पे पहले लगाए थे, वैसे ही वेनेजुएला पे लगाए थे, जो भी ऑयल उनसे इंपोर्ट करता था। अब ये जो खबर आई है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस खबर में कहा है कि जो रशिया से भी ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर एक प्राइमरी सैंक्शन होता है और एक सेकेंडरी सैंक्शन होता है, वो लगाने की बात चल रही है। प्राइमरी सैंक्शंस तो उन्होंने लगा ही दिए हैं जो कि यूएस के डायरेक्ट ट्रेड से रिलेटेड होता है, बट जो सेकेंडरी सैंक्शन है जिनको आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, मैं आपको सब बताने वाला हूं, पूरी कहानी इसकी क्या है। वो सेकेंडरी सैंक्शन इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम है। अगर आप एक आम आदमी हैं, इस देश में रह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब पेट्रोल भराते हैं, हम सब डीजल भराते हैं। डीजल जो ट्रक्स चलते हैं उससे हमारा खाना पीना और जितना भी हमारा देश में ई कॉमर्स चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से अफेक्ट होता है। और जो पेट्रोल के प्राइस लगभग स्टेगनेंट हैं पिछले कई सालों से, उन पे ये इम्पैक्ट आ सकता है। तो सबसे पहले अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हेडिंग देखिए, वाई यूएस सैंक्शंस मैटर फॉर इंडिया। भारत के लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखना है। अब ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है ना, वो फाइनली इंडिया के पेट्रोल पंप को हिट कर रही है। इस स्लाइड में मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं। सबसे पहली चीज है कि यूएस ने इंपोज किया है सैंक्शंस। कहां पे? रशियन ऑयल जाइंट्स, दो कंपनी है, रोसनेफ्ट एंड ल्यूकोल, ये दोनों कंपनी को सैंक्शंस लगा दिए। सैंक्शन मतलब आप इनसे ट्रेड नहीं कर सकते, या आप करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। इंडिया, डिस्पाइट ऑपोजिंग यूनिलैटरल सैंक्शन, फेसेस अ डायलेमा। क्यों? क्योंकि इंडिया है जो है वो रशिया से लगातार ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। यूएस बोलते भी जा रहा है, सारी चीज कर रहा है, बट फिर भी यूएस की बात ना मानते हुए हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करे जा रहे हैं। और रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने से हमको चीपर ऑयल मिलता है, और वो चीपर ऑयल मिलने से देश की जनता को हम सस्ते में पेट्रोलियम प्रोवाइड करवा पाते हैं। अब आप बोलोगे कि जो पेट्रोल करंट में वो भी सस्ता तो नहीं है, पर अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो हम रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदते हैं, क्योंकि रशिया से बाकी कंट्रीज नहीं खरीद रही हैं, जिन्होंने अमेरिका ने जिनको बोला हुआ है कि आप इनसे ऑयल मत खरीदो, तो उसकी वजह उनके पास ऑयल सप्लाई ज़्यादा है और डिस्काउंटेड हमको रेट मिल जाते हैं। अब किसी भी इकोनॉमी को अगर डिस्काउंटेड ऑयल रेट मिल रहा है, गैस रेट मिल रहा है, तो उसकी इकोनॉमी के लिए काफ़ी बड़ा बूस्ट है। जैसा कि हमने देखा था, अभी सरकार ने जीएसटी कम किया तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में भी कितना अच्छा हुआ। और वहीं आप अगर सुनेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी डेड है, और कई सारे हमारे नेता लोग भी कॉपी कर रहे थे उनको कि इंडियन इकोनॉमी तो डेड है। पर अगर आप दिवाली फेस्टिवल के अराउंड जो सीजन आया है, उस महीने में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ देखो, उस फेस्टिवल पीरियड में जीएसटी कट होने के बाद से दिवाली तक अगर आप जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखो उस एरिया का, तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि इंडियन इकोनॉमी डेड है। तो जब भी कोई कंट्री यूएस के एजेंडा पे नहीं चलती है, उसको पहले बताया जाता है, धमकाया जाता है, और फिर दूसरे कई तरीके से उसको डिफीट करने की कोशिश की जाती है। ओवर 35% ऑफ इंडिया के जो ऑयल इंपोर्ट हैं वो रशिया से आते हैं। मतलब 35% ऑफ इंडिया की जो इंपोर्ट रिक्वायरमेंट है वो हम रशिया से पूरी करते हैं। अब ये कोई स्मॉल एक्सपोजर नहीं है, और ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो अब मिल रही है किससे? ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से। मतलब इंसान बोलता है कि मेरी लाइफ में ट्रंप के किसी की चीज बोलने से क्या इंपैक्ट आता है, पर यहां आप देख सकते हैं कि वो इंपैक्ट कितना बड़ा है। क्योंकि व्हेन यूएस पनिशेस रशिया, उसका जो रिपल इफेक्ट होता है ना, वो इंडिया की रिफाइनरीज पे होने वाला है, और अल्टीमेटली आपके पेट्रोल प्राइसेस पे होने वाला है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आरआईएल, इसमें जो ऑयल आता है वो लगभग 50% इसका जो ऑयल रहता है वो रशिया से आता है। पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वेस्टर्न इकोनॉमीज जो हैं उनसे भी अच्छे रिलेशन है। वेस्टर्न इकोनॉमीज की कंपनी जैसे फेसबुक, गूगल, बाकी सारी हो गई, उनसे भी अच्छे रिलेशन है। अब इन्हीं का जियो भी है, तो जियो से बाकी टेलीकॉम जैसे एप्पल हो गए, बड़ी कंपनी, इनसे भी कनेक्शन है। मतलब कहीं ना कहीं वेस्ट से भी हम जुड़े हुए हैं, और रशिया से भी हमको चीपर ऑयल की हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास क्या ऑप्शन है? क्यों? क्योंकि ये सस्ता ऑयल मिल रहा है, तो हम भी रिफाइनरी के थ्रू उसको, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके यूजेबल बनाते हैं,
और वो जनता को मिलता है। तो अब यहाँ से जब रिफाइनरी हिट होगी तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप भी हिट होंगे। अब यहाँ से हम समझते हैं कि सैंक्शंस क्या होते हैं, है ना। एक पहला हो गया प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर गेम ऑफ सैंक्शंस यहां से समझते हैं। प्राइमरी सैंक्शन क्या होता है, जो डायरेक्टली प्रोहिबिट करते हैं, बैन लगाते हैं कि यूएस के जो सिटीजन्स हैं और एंटिटीज हैं वो डायरेक्टली टारगेटेड कंट्री से ट्रेड नहीं कर सकती। इसका क्या मतलब है, जैसे यूएस की कोई भी कंपनी है वो डायरेक्टली ईरान से ऑयल नहीं खरीद सकती, वो डायरेक्टली रशिया से नहीं खरीद सकती, वो वेनेजुएला से नहीं खरीद सकती। इस टाइप के सैंक्शंस लगाए जाते हैं। तो ये हो गए प्राइमरी सैंक्शन जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं होता है, थर्ड कंट्री उससे रिलेटेड नहीं है। अब क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज मान लो, वो यूएस के एजेंडा पे चलती हैं, यूएस के साथ उनका व्यापार रहता है और सारी चीजें रहती हैं, तो उस हिसाब से वो भी कहीं ना कहीं इसको फॉलो करते हैं। अब सेकेंडरी सैंक्शन क्यों हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो थ्रेट को एक्सटेंड करते हैं और वो पीनलाइज करते हैं नॉन यूएस कंट्रीज को, क्योंकि नॉन यूएस कंट्रीज मतलब यूएस के अलावा जो कंट्रीज हैं वो लीगली बाइंड नहीं है यूएस की बात सुनने के लिए, कि भाई ऐसा तो कानून नहीं है कि पहले ऑटोमन एम्पायर था, फिर ब्रिटिश एम्पायर आया, आज अमेरिकन एम्पायर चल रहा है तो अमेरिका अपने एजेंडा पे चलाएगा, ऐसा कानून तो नहीं है। बट क्योंकि यूएस का इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड इकोनॉमी में, उनके डॉलर का इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड ट्रेड में, आपको ट्रेड करना है, आपको रिजर्व करेंसी रखनी है, तो यूएस डॉलर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो उस चक्कर में ये वाले जो सेकेंडरी सैंक्शंस होते हैं वो कई गुना ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। अब वो अगर कंटिन्यू करते हैं बिजनेस जिस भी कंट्रीज के साथ सैंक्शन किया गया है, तो ये सेकेंडरी सैंक्शन उन पे लगते हैं। इसलिए इंडिया के लिए और हर उस आम आदमी के लिए जो पेट्रोल गैस यूज करता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां से समझते क्या होता है। एसेंशियली दे ग्लोबलाइज यूएस पॉलिसी थ्रू फियर ऑफ एक्सक्लूजन। जैसे होता है ना स्कूल में, भाई हमारी बात नहीं सुनी तो ग्रुप से बाहर निकाल देंगे, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं, आप ये समझ लो। तो अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम से वो बाहर निकालने की धमकी देते हैं या बोलते हैं कि आपको यूज नहीं किया जाएगा और ये सारी चीजें। अब यहां से समझते हैं लास्ट पैराग्राफ आप लोगों के और समझदारी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। थिंक ऑफ सेकेंडरी सैंक्शन एज द यूएस सेइंग यू आर फ्री टू ट्रेड विथ रशिया बट इफ यू डू डोंट एक्सपेक्ट ट्रेड विथ अस। तो कहीं ना कहीं अब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और भारत देश के सामने चॉइस उनने बना दिया। पहले उनने इंडिया को डराने की कोशिश की, एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका। अब वो फाइनली उस स्टेज पे आए हैं। ये मिर्ची यूएस को क्यों लगी पता है आपको, क्योंकि जैसे ही यूएस ने हम पे सैंक्शंस लगाए हम गए चाइना, चाइना रशिया साथ में फोटोज जब पब्लिश हुई तो काफी ज्यादा मिर्ची लगी वेस्टर्न कंट्रीज को। तो आज वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन रही है। वाई एवरीवन ओबेज, मैंने आपको बताया कि क्यों वो ओबे करते हैं, जो भी सैंक्शंस लगाते हैं वो बात यूएस की क्यों मानते हैं, उसका रीजन समझते हैं। तो डॉलर उसका वेपन है और वो उस डॉलर को ही सेव करने की हेजेमनी है। मतलब यूएस का डोमिनेंस तब तक है जब तक डॉलर का डोमिनेंस है। जैसे 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 हमने बोला हम रुपये में ट्रेड करेंगे, चाइना बोलता है हम युआन में ट्रेड करेंगे, तो जो पहले ग्लोबल प्लेटफॉर्म था अब वो धीरे 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 डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ट्रेड करेंगे तो डॉलर को कम से कम यूज करना है और डी डॉलराइजेशन इज अ प्रॉब्लम फॉर यूएस। पढ़ते हैं क्या है, हाउ द डॉलर मेक्स द वर्ल्ड लिसन। यूएस डॉलर इज इक्वल टू वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। 88% of all foreign exchange trade involve the US डॉलर। तो आप समझ सकते हैं काफी बड़ा नंबर है। ज्यादा ऑयल, शिपिंग, ये जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो भी डॉलर डोमिनेटेड है। बैंक्स की बात कर लो, फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, इंश्योरर्स हो गया, रिफाइनरी, वो सरवाइव नहीं कर सकते अगर उन्हें यूएस फाइनेंशियल मार्केट से दूर रखा गया। तो ये तीन मेजर कारण है, आप इसको समझ सकते हैं। ये लाइन आपके लिए, मनी फ्लोज थ्रू अमेरिकन पाइप्स, ठीक है, मनी जो है वो अमेरिका के पाइप से फ्लो होता है। एंड इफ यूएस शट्स द वॉल्व, मतलब अगर यूएस ने वॉल्व बंद कर दिया तो ग्लोबल ट्रेड सफोकेट कर जाता है। तो समझिए एक इंसान है, उसका अगर गला दबा दिया जाए तो वो सफोकेट हो जाएगा। दैट्स वाई इवन अ थ्रेट, आप समझ रहे हो, सिर्फ थ्रेट बोल देना कि सेकेंडरी सैंक्शन लगेंगे मोर पावरफुल है देन द एक्चुअल वन, सिर्फ बोल देना। इसीलिए हमको ये सोचने की बात है। अब इंडिया का क्या डायलेमा है इस केस में हम समझने की कोशिश करते हैं। एनर्जी नीड्स वर्सेस फाइनेंशियल एक्सपोजर। भाई इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है
और एक ग्रोइंग इकोनॉमी को एनर्जी चाहिए होती है। 1970s की बात करूं, जब अमेरिकन इकोनॉमी ग्रो कर रही थी तो उन्हें भी ऑयल चाहिए था, और ऑयल की वजह से ब्रेटन वुड का सिस्टम खत्म किया हमने, मिडिल ईस्ट से, मतलब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से ऑयल लिया, और ये सारी चीज़ें जो भी हुई थी वो एनर्जी नीड को फुलफिल करने के लिए हुई थी वियतनाम वॉर के बाद। मतलब यूएस जब ग्रो कर रहा था तो उसकी एनर्जी नीड्स पूरी हो रही थी, पर क्योंकि इंडिया आगे ना निकल जाए, इंडिया आगे ना निकल जाए, इसीलिए हर जगह हिट किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं, सरकार पूरा जोर लगा रही है, पर उसके बाद भी जियोपॉलिटिकल लेवल पे डायलेमा फेस करना पड़ रहा है। दूसरा है फाइनेंशियल एक्सपोजर, मतलब एनर्जी नीड्स को देने से मना नहीं कर रहा, आप मिडिल ईस्ट से वो इंपोर्ट कर लो, आप रशिया से मत करो, पर उसमें नुकसान क्या है, करीबन 10 से 20% डिस्काउंटेड ऑयल मिलता है, वो नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कौन उसकी कॉस्ट बियर करेगा, आम आदमी जो यूज कर रहा है। सो कॉट बिटवीन चीप ऑयल एंड कॉस्टली रिस्क, ये दो चीजें हैं। अब इंडिया बाइज ऑयल इन यूएस डॉलर, इंडिया यूएस डॉलर में ऑयल खरीदता है। सो बैंक्स हैं, रिफाइनरीज हैं, वो यूएस के क्लियरिंग सिस्टम, फाइनेंशियल क्लियरिंग सिस्टम पे डिपेंड करती है। जैसे इंडिया के फाइनेंसेस आरबीआई क्लियर करता है, आरबीआई की क्लियरिंग सिस्टम से चलते हैं, ऐसे वर्ल्ड के यूएस से चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये सब का एक्सपोजर है यूएस मार्केट से। उनकी सब्सिडरी इन्वेस्टर्स जैसे कि मेटा, गूगल, इंटेल, ये सारी चीजें हैं, तो वो कहीं ना कहीं लिंक है। ठीक है, अब लूजिंग एक्सेस टू यूएस फाइनेंशियल फाइनेंसेस, मतलब लोन लेना पड़ता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात कर लें, तो उन्होंने जो पैसा उठाया वो यूएस के बैंक से उठाया हुआ है, पर उनकी 50% की जो क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी है वो रशिया पे है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इंडिया एक डायलेमा में खड़ा है, मतलब या तो ये या वो। तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सब डॉलर में पेमेंट्स होती है। तो इट्स लाइक गेट ए टू 20% डिस्काउंट, ये आप लोगों की लाइन है, ध्यान से पढ़िएगा। इट्स लाइक गेटिंग अ 20% डिस्काउंट ऑन रशियन ऑयल बट रिस्किंग योर एंटायर फाइनेंशियल ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम अमेरिका। तो अब इंडिया के पास एक डायलेमा ऐसा आ गया है कि आपको एक चूज करनी है कि हम डिस्काउंट के पीछे जाएं या फिर हम पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को रिस्क में डालें। अब इसका क्या रियल इम्पैक्ट होने वाला है और आगे क्या होगा, इसको हम समझते हैं। डोमिनो इफेक्ट होता है, मतलब एक चीज से दूसरी लिंक्ड है। तो इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स का आप समझते हैं, रिफाइनर्स एंड बैंक्स क्या किया उन्होंने, अबंडेंट कॉशन, बिकॉज धीरे धीरे उनको रिड्यूस करना है रशियन इंपोर्ट्स। गवर्नमेंट ओन्ड जो रिफाइनरीज हैं वो रीअसेस कर रही हैं कि अगर हम कंप्लायंस ना करें इसका तो क्या रिस्क होगी, और प्राइवेट प्लेयर जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है वो विल फुली कंप्लाई टू अवॉइड सेकेंडरी सैंक्शन। तो कहीं ना कहीं ऑयल और पेट्रोल ये महंगा होने वाला है। अभी उन्होंने बोला नहीं है कि लगाएंगे, पर हाँ बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं आधी कंट्रीज वहीं से डर जाती है। रिजल्ट क्या होगा, इंडिया का रशिया क्रूड इंपोर्ट ड्रॉप हो जाएंगे, और हमारे जो रशिया से रिलेशन है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है कि परसेप्शन बिकम्स रियलिटी, इवन बिफोर सैंक्शंस बाइट, फियर ऑफ देम फ्रीजेस द मार्केट। तो मतलब कोई न्यूज ही आ जाती है कि सेकेंडरी सैंक्शन है, तो उसी से इंपैक्ट दिख जाता है। अब यहाँ पे आते हैं कि क्या लूप होल्स है और क्या लिमिट्स है। कैन इंडिया स्टिल बाय रशियन ऑयल इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान में कोई ट्रेड होना है, डायरेक्ट ट्रेड तो होता नहीं है, तो इंडिया से सामान दुबई जाता है, दुबई से पाकिस्तान जाता है, या वाइस वर्सा भी होता है, तो ऐसा होता है। पर वहीं अगर मैं बात करूं, इसमें क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम फिर भी खरीद सकते हैं, तो देखते हैं। सम रिफाइनरीज में बाय वाया थर्ड पार्टी ट्रेडर्स नॉट येट सैंक्शन, तो जिन पे सैंक्शन नहीं लगाया उनसे खरीद सकते हैं। बट यूएस कैन क्विकली एक्सपैंड द सैंक्शन। अब भाई दो कंपनी पे लगाया, उन्होंने कहा ये दो में और मिली, इन पे और लगा दो, फिर तीन और मिली, उन पे भी सैंक्शन लगा दो, तो वो तो बहुत आसान काम है यूएस को लूप होल प्लग करने के लिए। इवन द प्राइस कैप कोलिशन अफेक्ट्स इंश्योरेंस एंड शिपिंग ऑफ रशियन ऑयल। तो ये तीन चार चीजें जो कि रास्ता कठिन है बट रास्ता है। सो इंडिया माइट स्टिल फाइंड अ बैकडोर फॉर नाउ, बट वॉशिंगटन हैज इनफ लीवर्स टू क्लोज देम एनी टाइम। तो भाई इंश्योरेंस वहीं से होता है, शिपिंग वहीं से होती है, पेमेंट डॉलर में होती है, तो कहीं ना कहीं वो रास्ता भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अब इसका जियोपॉलिटिक्स लेयर समझते हैं। मतलब इंडिया इज एट टाइट रोप, किसमें, मॉस्को और वॉशिंगटन, मतलब यूएस और रशिया के बीच में इंडिया एक टाइट रोप पे चल रहा है। इमेजिन करो बैलेंस बनाते हुए। तो इंडिया बैलेंसेस रिलेशन बाइज डिस्काउंट ऑयल फ्रॉम रशिया while deepening strategic ties with US।
तो इंडिया यहाँ से हमेशा से, जैसे नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी हमारी, उसके बाद से इंडिया हमेशा ही बैलेंस बना के चल रहा है। शुरू से, जब से आज़ाद हुआ है 1947 से, हमेशा बैलेंस बना के चल रहा है कि भाई ये रशिया से भी दोस्ती रहे और यूएस से भी रहे। पर यूएस सीज इंडिया एज की इंडो पैसिफिक एलाय। इसकी एक कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि यूएस ने मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना में डाला, पर सेम चीज चाइनीज वर्कर्स को नहीं बताई गई, तो उसके लिए उन्होंने इंडिया में अमेरिकन ड्रीम सेल किया, और वो अमेरिकन ड्रीम की वजह ही H1B वीजा निकाला गया, जिससे कि इंडियंस अमेरिका जाएं। तो हार्डवेयर आपका चाइना से आता था और सॉफ्टवेयर के जो स्किल्ड वर्कर्स थे वो इंडिया से आते थे। तो इस तरह अमेरिकन इकोनॉमी काफी साल फ्लरिश की है चाइना और इंडिया की वजह से। अब उनको डर ये है, ऑल्दो CIA कहता है, पर उनको डर ये है कि इंडिया चाइना अगर एक साथ आ गए तो यूएस का पिक्चर से बाहर जाना तय हो जाएगा। तो यहाँ पे अब चाइना के लिए इंडिया जरूरी है और इंडिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान जरूरी है। अब ये कंप्लीट सैंक्शन अगर लग गए तो ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अभी ट्रंप है, कुछ अनसर्टेनिटी चलती है, पर अब हर इंसान 2028 का इंतजार कर रहा है कि भाई कब डोनाल्ड ट्रंप का टर्म खत्म होगा और उसके बाद। इसीलिए इंडिया भी अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं दो कंट्री की, तो दो कंट्री के लीडर्स तो छोड़ो, उनके सिटीजन्स और उनके पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात होती है। अब ऐसा कुछ ना कह दे जो आने वाली सरकारों को हर्ट करे, हमेशा उनकी जनता को हर्ट करे। इसलिए इंडिया ने ध्यान रखा है कि अभी बस वो एक डिफेंसिव मोड पे है कि यूएस जो कर रहा है अपन उसके हिसाब से एडजस्ट करते चलते हैं। बट टू मच रशिया डिपेंडेंस वीकेंस इंडियाज नेगोशिएशन पोजीशन। तो अब इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो है कि हमको ऑपरेट करना है शेड्स ऑफ ग्रे में, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करना है। चीप एनर्जी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बीच में, क्योंकि आज की तारीख में हमको कोई बता नहीं सकता हम किससे ट्रेड करें किससे नहीं करें। पहले होता था ऐसा जब ब्रिटिश एम्पायर था या उसके पहले जो भी एम्पायर रहे, बट नाउ अमेरिकन एम्पायर के टाइम इनफॉर्मल वी कैन से, वो उतनी स्ट्रिक्ट चीजें नहीं है। और फ्यूचर ऑफ एनर्जी पॉलिटिक्स, एनर्जी पॉलिटिक्स क्या है, मतलब आगे की बात करें इंडिया के लिए तो क्या होता है। तो इंडिया को क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है अपने एनर्जी के इंपोर्ट्स को। कहाँ से, यूएस से ले सकते हैं, मिडिल ईस्ट से ले सकते हैं। हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। यूएस चाहता था हम उसका फाइटर जेट खरीद ले, हमने नहीं खरीदा। यूएस चाहता था और भी चीजें हम करें, वो नहीं की। अब वो कहीं ना कहीं इंडिया को, इंडिया एक इतना बड़ा मार्केट है कि यूएस को एज अ कस्टमर इंडिया चाहिए। और फिर हमको रूपी बेस्ड ट्रेड, करेंसी स्वैप ट्रेड और इस सब पे बात करनी है। मतलब हमको रशिया को कन्विंस करना है कहीं ना कहीं कि हम रूपी में भी आपसे ऑयल ले सके। तो जब हम यूएस डॉलर में नहीं लेंगे तो वो प्रॉब्लम भी उतनी नहीं रहेगी। पर वो अभी थोड़ा दूर की बात है, क्योंकि रशिया इतना रूपी में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो भी हमसे इतना इंपोर्ट करते नहीं है और ट्रेड डेफिसिट की वजह से ये इशू है। और लॉन्ग टर्म फोकस क्या है कि भाई सेल्फ रिलायंस बने, रिन्यूएबल एनर्जी, धीरे धीरे हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ बढ़े और स्ट्रैटेजिक रिजर्व रखें, ताकि ऐसा कोई फ्लक्चुएशन आए तो टेम्परेरी हमारी इकोनॉमी पे कोई इंपैक्ट ना आए। द फ्यूचर इज नॉट जस्ट अबाउट हु सप्लाइज ऑयल। जो फ्यूचर है वो इस बात पे नहीं है कि कौन ऑयल सप्लाई करता है, बट इट्स अबाउट हु कंट्रोल्स। तो यहाँ कंट्रोल का खेल है दोस्तों, कि भाई जो मनी यूज हो रहा है वो कौन सा है। सो इंडिया का चैलेंज क्या है कि बिल्ड एन एनर्जी इकोसिस्टम दैट नो सैंक्शन कैन चोक। तो हमको हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने, सीधी बात यही है। हमने हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारी जनता को चीपर ऑयल मिलेगा, जिससे कि हमारी इकोनॉमी तेजी से दौड़ेगी। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एग्जामिनेशन, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, आरबीआई, डीईपीआर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री 3 आवर्स का सेशन आपको मिलेगा। तो वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि आपको और अच्छे से तैयारी करना और कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये सीरीज आपको अच्छी लगी तो डेली हम इसको लेके वीडियो आएंगे। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, जिससे कि नए नए वीडियोस जो डेली आ रहे हैं उससे आप अपडेटेड रहो और इकोनॉमिक्स विद जियोपॉलिटिक्स को समझ सको। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।